कभी सोचा है एक ऐसी चोरी जो इतनी शातिर, इतनी बड़ी हो कि लगे जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से निकाली गई हो। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती की। एक ऐसी कहानी जिसमें दिमाग है, ड्रामा है और धोखा भी। चलिए इस हैरत अंगेज कहानी की परतें खोलते हैं। तो बात है साल 2007 की। 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश, कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए की लूट। जरा सोचिए, उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पता है आज उसी सोने और कैश की कीमत क्या होती? 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब अंदाजा लगाइए कि ये डकैती असल में कितनी बड़ी थी। तो चलिए सीधे चलते हैं 31 दिसंबर 2007 की सुबह में। जगह थी केरला का चिलेम्रा। साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी जब अपने काम पर पहुंचे तो बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, एक आम दिन की तरह। पर जैसे ही बैंक का ताला खुला, सबके होश उड़ गए। बैंक तो बंद था, लेकिन अंदर का स्ट्रांग रूम पूरी तरह से खाली था। और सबसे हैरान करने वाली चीज, स्ट्रांग रूम के फर्श में एक बहुत बड़ा सुराख था जो सीधा नीचे चल रहे एक रेस्टोरेंट में जाकर खुलता था। अब सवाल ये था कि आखिर ये हुआ कैसे? तो अब वक्त है इस कहानी के क्या से किसने पर जाने का। मिलिए इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड जोसेफ से, एक ऐसा शख्स जिसे उसके अतीत ने जुर्म की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया था। जोसेफ की कहानी काफी उतार चढ़ाव भरी थी। बचपन में ही अनाथ हो गया, जायदाद से भी बेदखल कर दिया गया, तो वो छोटी मोटी चोरियों के रास्ते पर चल पड़ा। फिर 1996 में व्यूअर सेंट्रल जेल में उसकी मुलाकात हुई शिबू और सीनू से, और वहीं जेल की सलाखों के पीछे उसने एक बड़ा हाथ मारने का सपना देखा। लेकिन असली प्रेरणा, वो फिल्मी वाला ट्विस्ट, वो मिला बॉलीवुड फिल्म धूम देखने के बाद। बस यहीं से उसके सपने को एक खतरनाक प्लान का खाका मिल गया। फिल्म से आइडिया मिल चुका था, अब शुरू हुई प्लानिंग, और प्लानिंग भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल फूल प्रूफ। जोसेफ और उसकी टीम ने हर छोटी से छोटी चीज को बड़ी बारीकी से प्लान किया और अपना टारगेट चुना, साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक। प्लान इतना शातिर था कि सुनकर हैरानी होगी। सबसे पहले उन्होंने बैंक के ठीक नीचे वाला रेस्टोरेंट किराए पर लिया, फिर बाहर एक मरम्मत चल रही है का बोर्ड लगा दिया ताकि किसी को शक न हो। और ड्रिलिंग की आवाज को छुपाने के लिए जो किया वो तो कमाल ही था। उन्होंने एक लोकल त्योहार की रात चुनी जब बाहर खूब शोर शराबा था। मार्बल कटर से कंक्रीट का फर्श काटा, स्ट्रांग रूम में घुसे और सुबह होने से पहले सारा माल लेकर रफू चक्कर। जोसेफ का दिमाग सिर्फ चोरी में ही नहीं, पहचान छुपाने में भी कमाल का था। वो एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 जिंदगियां एक साथ जी रहा था। अपने क्राइम पार्टनर्स के लिए वो जोसेफ था, अपनी पत्नी के लिए एक शरीफ आदमी जेसन, और मकान मालिक और आसपास के लोगों के लिए वो बाबू था जिसने रेस्टोरेंट किराए पे लिया था। किसी को भनक तक नहीं लगी। अब पिक्चर में एंट्री होती है पुलिस की। जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई गवाह, कुछ भी नहीं। बस एक अजीब सा क्राइम सीन था और लाखों सवाल। हाँ, चोरों ने एक चीज छोड़ी थी, एक क्लू, या कहूं एक धोखा। काउंटर पर मलयालम में लिखा था जय माओ। ये एक लाइन पुलिस को पूरी तरह से भटकाने के लिए काफी थी। उन्हें लगा कि ये किसी चरमपंथी गुट का काम है, और जांच गलत दिशा में चली गई। तो सोचिए पुलिस के सामने चैलेंज क्या था। एक आदमी, 3 अलग अलग नाम, एक बर्नर फोन और कोई असली पहचान नहीं। ऐसे शख्स को ढूंढा तो ढूंढा कैसे जाए? और यहीं इस केस में एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की। पुलिस ने इस्तेमाल किया मोबाइल टावर डंप डेटा। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे पुलिस को ये पता चल जाता है कि एक खास इलाके में एक खास समय पर कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे। लाखों कॉल्स के इस डेटा में ही चोरों का सुराग छिपा था। तो पुलिस ने इन डेटा पॉइंट्स को जोड़ना शुरू किया। एक गवाह से बाबू का बर्नर फोन नंबर मिला। फिर डंप डेटा से पता चला कि एक और नंबर हमेशा उसी लोकेशन पर एक्टिव रहता था। वो नंबर वीटी जोसेफ के नाम पर था। फिर उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स ने जोसेफ को उसकी पत्नी से जोड़ा, जो उसे जेसन के नाम से जानती थी। और आखिरकार पजल सॉल्व हो गया। बाबू, जेसन और जोसेफ तीनों एक ही इंसान थे। पूरे 57 दिन। इन 57 दिनों के बाद ये फिल्मी सपना अब टूटने वाला था।
पुलिस ने आखिरकार जोसेफ और उसके साथियों को ढूंढ निकाला था और अब बस उन्हें पकड़ने की तैयारी थी। जी हाँ, ठीक 57 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 27 फरवरी 2008 को पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती की गुत्थी सुलझ गई। तो इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ? जोसेफ और शिबू दोनों को 20-20 साल की सजा हुई। पुलिस ने 80 किलो में से 73 किलो सोना भी बरामद कर लिया। साथ ही चोरों की सारी प्रॉपर्टी और गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था, शायद सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मोड़। जोसेफ और शिबू को सजा काटने के लिए उसी व्यूअर सेंट्रल जेल में वापस भेज दिया गया जहां वो पहली बार मिले थे और जहां उन्होंने इस डकैती का सपना बुना था। कहानी जहां से शुरू हुई थी, आखिरकार वहीं आकर खत्म हो गई। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जुर्म की कहानी फिल्मों से लिखी जाती है, तो क्या हकीकत हमेशा उसका अंजाम ज्यादा सख्त लिखती है?